बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार होती है और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बसद एहतराम। सबसे पहले तो एक अपनी इस्लाह भी और आपकी जो सवाल आपने कमेंट्स किए, ख़ुसूसन जब हमने कुदरत का निज़ाम कहा, बिल्कुल आपकी बात बजा थी, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ मुहावरतन बोला था। क्यों? क्योंकि हमने ख़ुद अपने लिए ये जो सैलाब का समा ये पैदा किया, जो सबसे बड़ा जो इसका की वजह है वो इसे हम कहते हैं वो है कब्ज़ा, यानी कि उन ज़मीनों पे कब्ज़ा जो कि दरिया के हिस्से की थी। तो दरिया ने ज़ाहिर है कि अपनी जगह बनानी थी और ये सिलसिला जारी है, लेकिन मैं अपनी इस्लाह करता हूँ और आपकी राय का बहुत शुक्रिया, बसद एहतराम उसे कबूल भी किया। तो जी, आज का आप प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ही के सवालात थे कि जी चावल का क्या बनेगा, चावल का क्या बनेगा, लेकिन उससे भी पहले हम बात करते हैं कि अभी जो सैलाब रुका नहीं है, मुल्तान, लोधरा, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स अभी मुतासरीन में हैं और अभी वहाँ पे इमदाद, लाखों लोग जो हैं इमदाद के इंतज़ार में हैं। हमारी बहुत बड़ी फसल चावल की जो है वो मुतासर हुई है, कॉटन मुतासर हुई है, इसके साथ साथ मकई, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो मौसमी मकई थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और उससे जो है महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो हमारे सर पे खड़ा हुआ है। अब उसके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो नंबर ठीक करना ज़रूरी है कि सैलाब से अभी तक कितना रकबा जो उनसा है वो मुतासर हुआ है। तो ये सब हवा में बातें हो रही थी, पंजाब की मैं अखबारों में भी देखा, रिपोर्ट भी हुआ, चीज़ें भी हुई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट जिसे हम सब मानते हैं, जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये उसका ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन टोटल रकबा अगर हम देखें, जो हमारा सिर्फ एक सैलाब अब तक जो 1 सितंबर तक के असरात उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, उन्होंने बताया है कि पंजाब में 1.684 मिलियन हेक्टर, ये बड़ा फ़र्क है। हेक्टर जो है उसका तकरीबन 2.5 एकड़ का एक हेक्टर होता है, तो पंजाब में 1.68 तकरीबन 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख हेक्टर, जो कि तकरीबन 40 लाख एकड़ के बराबर या उससे ज़ायद होगा, उतनी इलाके हमारे मुतासिर हुए हैं टोटल, जो कि जहाँ पे सैलाब आया है। ये हुकूमत इस पे बात नहीं कर रही, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। इसी तरह इसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने रिपोर्ट ये किया है कि 1 सितंबर तक जो हमारी पंजाब के अंदर 1.3 मिलियन हेक्टर जो क्रॉप लैंड थी, यानी कि जहाँ पे के मुख्तलिफ फसलें लगी हुई थी, हमारी हुकूमत या इदारे रिपोर्ट जो कर रहे हैं वो तकरीबन पंजाब में 1.3 मिलियन या 13 लाख हेक्टर कह रहे हैं, जबकि असल हकीकत तकरीबन वो 30 लाख के करीब है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क इस टाइम आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 55,000 हेक्टर मुतासर हुआ, आपने देखा। इसी तरह सिंध में 3,64,000 हेक्टर के करीब जो है वो फसलें मुतासिर हो चुकी हैं और हत्ता कि बलूचिस्तान भी इससे मुतासिर है और वहाँ पे तकरीबन 20,000 हेक्टर या 50,000 एकड़ ज़मीन जो उनसी है वो हो चुकी है। तो सबसे पहले ये हकीकत यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर ने, जो सैटेलाइट के थ्रू पूरे इलाके मॉनिटर करता है, उसने ये ख़बर दी कि आपका इतना नुकसान हुआ है। तो अभी तक जो बातें हो रही थी वो मुख्तलिफ ज़राए से जो आ रही थी वो क्या कहें, ऑथेंटिक या उसको हम कहें कि मुस्तनद नहीं थी वो मालूमात। उसको हमने कहा सबसे पहले किसान मददगार अपने फार्मर्स के लिए, अपनी पाकिस्तानियों के लिए ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आया है जिसमें कि हम बता रहे हैं कि कितना इम्पेक्ट आया है। अब बात करते हैं चावल की। 60% चावल की जो फसलें हैं वो मुतासर हुई हैं और 52% पाकिस्तान का जो चावल है वो पंजाब से जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 52% चावल की फसल पंजाब से है, 38% सिंध से है, इसी तरह 8% बलूचिस्तान से है और तकरीबन 2% या ना होने के बराबर खैबर पख्तूनख्वा से आती है। लेकिन पंजाब के जो ज़िले जो कि मुतासरीन हैं वो तो पूरी की पूरी चावल की बेल्ट, अगर आप सियालकोट, नारोवाल, फिर मुरीद के ये सारे इलाके देखते जाएं, लाहौर,
इसके साथ साथ आप कसूर, फिर आप फैसलाबाद में आ जाएँ तो फैसलाबाद का रीजन है, फिर साहिवाल, उकाड़ा, ये तमाम रीजन जितने भी थे वो मुतासरीन हैं जहाँ पे कि आपकी चावल की फसलें लगी हुई थी। तो चावल की जो सिचुएशन इस टाइम हो गई है, और हमारी ये देखें, हमारी एक रवायत रही है, ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि एक पहाड़ी हम चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, फिर पहाड़ी चढ़ते हैं, ये उतरते हैं। यही हाल हमने चावल का किया हुआ है। हम अगर पिछले 10 साल का डेटा देखें तो हम बड़ी ही तगोदो करके हमने ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर 1 हेक्टर यानी कि 2.5 एकड़ के ऊपर तकरीबन 4000 किलो, या आप आम ज़बान में से बात करें तो 100 मन के ऊपर जाते थे, यानी कि एवरेज हमारी तकरीबन 40 मन फी एकड़ पे आ गई थी। और ये पिछले साल के नंबर्स हैं, लेकिन ये सिलसिला फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आते हैं। तो उससे ये हुआ कि हमारी प्रोडक्शन हम जो है वो एक ऊंच नीच का खेल बनी हुई थी, जैसे आप देख रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से 22 के सैलाब के बाद बड़ा किसानों ने जोर लगाया और उसको उन्होंने कहा कि जनाब हम चावल के ऊपर नेक्स्ट क्रॉप जो है 23 की, उस पर पाकिस्तान की रिकॉर्ड पैदावार हुई 4.1 टन फी हेक्टर। अब हम किसानों के बड़े ही जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि 22 के सैलाब के बाद उन्होंने जितनी जाफिशानी और मेहनत के साथ काम किया और चावल की जो पैदावार थी उसको पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में वो 4.1 टन फी हेक्टर पर ले गए। और पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो कमा के दिया, वो आपको पता है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ की वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी पिछले साल वो 23-24 में बहुत ऊपर चली गई। यहाँ उसने उसको सहारा दिया, कहने का बात ये है। लेकिन फिर क्या हुआ पिछले साल, आपको पता है कि हम 4.1 से नीचे आ गए 3.7 पे। इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि लोग दुनिया जहान के, हमें चैनल से खबरें आ रही थी कि, और अपनी भी मालूमात थी कि बहुत सारे किसान जो हैं वो 1509, 1121 या कायनात या बासमती या इरी ये फसलें लगा रहे हैं, और चावल की इस दफ़ा रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप हो सकती है। और उसको देखते हुए ये एस्टिमेट आया था कि हम फिर 4.1 तो ना, लेकिन कम से कम 4 के हिस्से को हम करीब करीब पहुंच सकते हैं, यानी कि 3.7 टन जो हम ले रहे थे उससे हम 4 की तरफ गामजन थे। लेकिन अब ये सैलाब आ गया है। अब ये सैलाब से क्या हुआ है कि इसके शदीद असरात हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों? इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपकी बहुत बड़ी इलाका जो चावल का है वो मुतासरीन में है, उसमें मुतासर है। अच्छा, इसमें अब ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो इसको थोड़ा सा नीचे करना बता रहे हैं कि असर जो हो रहा है। लेकिन हकीकतन अगर देखें तो अभी तक जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा, उतरेगा नहीं, तब तक सही तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में ये पहले से ही अंदाज़े लगा लिए जाते हैं और हमें नज़र आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। इसी तरह हमें सियासी वापसियाँ भी नज़र आती हैं जब हम देखते हैं कि कुछ इलाके में जो है वो कट लगाना है, बंद तोड़ना है, कहाँ पे क्या करना है, तो वो चीज़ें भी जो सी हैं आपको पता है कि वो असरअंदाज होती हैं, उसलिए भी इसके असरात को कम दिखाया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट से आपको ये नज़र ये आ रहा है कि अब आइंदा की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो बन रहा है, वो ये है कि कम से कम हमारी एक्सपोर्ट की, भारत भी और पाकिस्तान भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर इस टाइम इलाका कवर हो रहा है तो ये आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर डेंट पड़ेगा। अगर वो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं 12% पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से अभी वो नौबत नहीं आई कि हम किसी भी नंबर पे पहुँचें। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इसका इम्पेक्ट सीरियस होगा। हम 3-3.5 बिलियन डॉलर की अगर एक्सपोर्ट बचा पाए तो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से ये कामयाबी होगी पाकिस्तानियों की और किसानों की, ख़ुसूसन जिनका ये चावल लगा हुआ था। इसी तरह जी अब सिलसिला ये हुआ कि अब हम बात करते हैं कि बाकी अजनास में क्या हो रहा है। कॉटन में बिल्कुल हमारा डिस्टर्ब हो गया जी सारा सिलसिला। कॉटन की कीमत भी नीचे चली गई, क्यों? क्योंकि गीली होगी रही तो अब उसकी कीमत भी कोई नहीं दे रहा। इसी तरह जो मकई लगी हुई थी, मकई का रेट अब देखें कहाँ पहुँच गया है, 4000 कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऊपर चला जाएगी क्योंकि अब आगे मौसमी मकई की फसलें ख़राब हो गई हैं। सारा जोर आ गया जो हमारी बहारिया मकई थी
जिसमें कि हमारी स्टॉक्स अवेलेबल थे, अब सारा साल हमने उसी पे ही शायद गुजारा करना पड़ेगा। और इस दफ़ा आपको पता है कि हमारी पैदावार भी उतनी नहीं आई जितनी के पहले थी। तो अब 2 जगह से हमें मार पड़ी और उस वजह से हमारा जो मकई का रेट है वो ऊपर जा रहा है और इसका मतलब है कि महंगाई का एक तूफ़ान। महंगाई का तूफ़ान क्यों कह रहे हैं हम इसको? इसलिए कह रहे हैं, मैं मकई की मिसाल ले लूँ। मकई इस टाइम 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये पे है। मकई की ज़्यादातर फीड मिल्स में जाती है। फीड मिल्स जो सी हैं वो क्या करेंगी? अंडा और मुर्गी हमारा कौमी ग़िज़ा बन चुकी है। हम शहरों में भी, देहातों में भी सब्जियां कम खाते हैं और ये चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा है, अंडे, और आगे उस लिहाज से देखें तो उनकी कीमतें जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ गई तो अब हमारी मुर्गी भी महंगी होगी, हमारा अंडा भी महंगा होगा, और किस वजह से? मकई के महंगे होने से। अब दुनिया में भी ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है कि मकई जो है वो $4 से ऊपर ऊपर चल रही है, कॉर्न जो है, तो वहाँ से भी अगर मंगवाएंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा। तो ये पूरा एक आपको एक जो नज़र आ रहा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। चावल का भी इसी हिसाब से रेट अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। गंदम का रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मैं उस पर क्या बात करूँ, बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ एक मेरे ख्याल से किसान दुश्मन पॉलिसियाँ जो थी उन्होंने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अब हुकूमत भी सोच गई है। हुकूमत ने अब नया नोटिस निकाला है कि जी जिन लोगों के पास गंदम का जितना स्टॉक है वो बताएं ताकि हम देख सकें कितनी हमने मंगवानी है, क्या करना है। यानी कि हुकूमत को अभी तक पता ही नहीं था, या तो उनके अंदाजे गलत थे या उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये तो कंट्रोल हुकूमत के पास था। फ्लोर मिलों को स्टॉक जो देते हैं वो हुकूमती ज़राए से उसकी मुकम्मल आगाही है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ कोई सोया हुआ है तो ये फिर उसका कसूर है जिसने कि उस पर नज़र नहीं रखी, वरना अब हुकूमत अगर ये सोच में पड़ गई है कि क्या करें तो अब मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है, वक्त गुजर चुका है। अब उसी लिहाज से अगर हुकूमत ने अभी कुछ करना है गंदम के लिए, अगले साल कोई लगाएगा नहीं लगाएगा, बहुत बड़े इस पर सवाल हैं। इस टाइम उसका रेट को 5200 के करीब मिलों ने, जो सीड कंपनियां हैं उन्होंने दे भी दिया है गंदम का, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट अगर आज ये कह दे जी कि अगले साल एक्सपोर्ट के लिए हम इतनी गंदम भेजेंगे और इसका ये रेट होगा और आप सौदे करें, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें आके फिर किसानों से खुद रब्ता करेगा, उसमें बैंक्स भी आ जाएंगे और ये एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हुकूमत क्योंकि अगर टस से मस नहीं होती तो आपको इस सिलसिले में नज़र नहीं आएगा कि अगले साल हम किस तरफ जा रहे हैं। इस साल अगर देखें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त अगर सिचुएशन में देखूं तो हमारी पिछले साल की मेहनत जो किसान की थी उससे हमारी फूड कंपनीज के मुनाफे देखें कहाँ चले गए हैं। मैं अभी कल ही देख रहा कि नेशनल फूड जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। दाद देनी चाहिए उस कंपनी को बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल उसको दे रहे हैं उनको भी दाद देनी चाहिए, हम उनको भी ख्याल रखें। इसी तरह से एक नंबर और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बड़ी जो कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, इसके साथ साथ अगर हम देखें फूड कंपनीज़ हैं, इसके साथ साथ हमारे बैंक्स हैं, मेरा ये ख्याल है कि इस इन सब का ताल्लुक जो उनसे है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। क्यों? एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको बैंक करते हैं, लेकिन छोटों को नहीं देते, बड़े ज़िम्मेदारों को देते हैं। और अभी जो सिचुएशन बन गई है जो ये सैलाब की, इसमें अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि अब इन बड़ों को बैठ के इन्वेस्ट करने की पाकिस्तान में ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसके रिटर्न्स हमेशा हायर होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी जब से चावल का मसला बना है तो अभी $50 ऊपर गई है कीमत। इसके साथ साथ हमारी बाकी जो अजनास की ज़रूरत है वो भी पूरी करने के लिए, तो ये एक मेरे ख्याल से एक सुनहरा मौका है, एक आजमाइश को हम पूरी तरह उस पर सामना करें। क्यों? क्योंकि अभी देखें, अभी सिचुएशन मैंने बताया कि इंडिया में ट्रंप ने जब वो टैरिफ लगाए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किसान को सोचा, ये जो अच्छी बात थी, और अपनी जगह पे वो डट के खड़े रहे। तो मैंने यही देखा कि कल ही ट्रंप साहब अब नीचे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी मेरा यार है, मैं उसके साथ बात करूँगा और हम इंशाल्लाह अपने जो ये तजारती मरासिम हैं उनको बेहतर करते हुए और इसका कोई राह निकाल के उठेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने पहले ही उनके ऊपर 50% लगाया हुआ था, अब वो दिमाग उनका ठिकाने आ गया है मेरे ख्याल से। और ये मेरे इस पे देखें, उन्होंने अपने किसानों को बचाया, किसानों की सोच उनकी आगे वो बंद बांधा। उससे ये हुआ है कि इंडिया में अभी उन्होंने GST भी कम किया है
उससे उन्होंने अपनी लोकल जो कंजम्पशन है बढ़ाने के लिए, ताकि जो एक्सपोर्ट में उनको डेंट पड़ रहा था उसको कवर किया, और उन्होंने अपना सेल टैक्स कम कर दिया। पाकिस्तान में सेल टैक्स बढ़ता है, कम मैंने नहीं देखा कभी हुआ हो, अगर हुआ हो तो मुझे बताइएगा। खसूसन अब ये है कि जो भी ब्रांडेड चीज़ पाकिस्तान में आ रही है उसके ऊपर सेल टैक्स लग गया है। रोटी तक अगर आप किसी कंपनी की लेते हैं, अंडा लेते हैं, मुर्गी लेते हैं, खाने की कोई चीज़ लेते हैं, चावल लेते हैं, आपको टैक्स लगेगा। तो अगर ये सिचुएशन रही तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड महंगाई हो जाएगी। हुकूमत की बातों पे ना रहें, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। इम्प्रूव करने का हल भी बता दिया कि हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर किसान के लिए पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी का अनाउंस करें, ताकि वक्त से पहले वो काश्त करें और अपनी जो रकम वो लगा रहे हैं उसका कम से कम उनको ये हो कि वो रकम डूबेगी नहीं बल्कि मुनाफा भी मिलेगा। तो इस सोच के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बड़े ब्रांड जो यहाँ पे हैं वो किस तरह से अपनी जो पाकिस्तानी काश्तकार हैं उसकी मदद से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं, हम पाकिस्तान में उनको पैदा कर रहे हैं और पैदा कर सकते हैं, मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। इसके मुतालिक अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।